नमस्कार आप सभी को। आज मुद्दा है ग्रुप डी रीएलोकेशन ऑफ पोस्ट का। आप सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मलिक जी नमस्कार। सुदेश कुमारी जी हेलो मैम। हिमांशु भारद्वाज नमस्कार सर। संदीप सिंह खरल नमस्कार सर। केशव चहल नमस्कार जी। संतोष छपराणा गुड इवनिंग मैम। वेरी नाइस बेटा यू आर डूइंग। अनीता पिटिया थैंक यू। वंशिक डबास सर नमस्कार। रमेश जी नमस्कार। नीरज तंवर जी हेलो। रवि कुमार जी, नरेंद्र सांगवान जी, राजू पांडे जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनोद कुमार सिंह नमस्कार। मोहन शर्मा जी नमस्कार। नीरज तंवर जी नमस्कार। संदीप वर्मा जी हेलो हेलो नमस्कार। राम राम सभी को नमस्कार। रणधीर सिंह जी गुड इवनिंग। अमित यादव जी, अंकुर बंसल जी राम राम। ज्योति शिमार जी गुड इवनिंग मैम टू यू टू। मोहन शर्मा जी राम राम। गुड इवनिंग ब्रदर राम मेहर। संदीप वर्मा हेलो। अमित मुदगल नमस्कार सर। किरण कंबोज नमस्कार मैम। अरविंद चौधरी नमस्कार सर। मेरी सबको नमस्कार राम राम। हेलो संदीप वर्मा जी गुड इवनिंग। राजू धीमान जी, दीपेंद्र निम्बोरिया जी, अजय शौराण जी मेरी सबको राम राम नमस्ते गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ धन्यवाद। थैंक्स फॉर आस्किंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी जो डिपार्टमेंट है रीएलोकेशन की, प्लस क्वेरीज। जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब लेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्या आवाज़ की क्वालिटी ठीक आ रही है, आवाज़ और वीडियो। बी सिंह भादू जी नमस्कार सर। कौन सा जवाब सर? मेरी सबको नमस्कार है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, यदि आप मुझे मैसेंजर पर कुछ भी लिख रहे हैं तो मैसेंजर मैं चेक नहीं कर रही हूँ, ना ही पेज का, ना ही अपने एफबी प्रोफाइल का। मैं केवल और केवल ईमेल चेक कर रही हूँ, वो भी थोड़ा अब डिले हो रहा है मुझे। चंद्रहास जी मेरा नाम श्वेता है, एकता नहीं है जी। शमशेर शौरान जी सत श्री अकाल आपको भी। तो हम क्वेरी सेशन भी लेंगे, क्योंकि मैं मैसेंजर चेक नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कई बार कमेंट में लिख देते हैं मैडम मैसेंजर पे किया है, तो वो बहुत बैकलॉग होगा, तो वो मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ। मैं रिपीटेडली आपको अपना ईमेल देती हूँ, ईमेल मैं चेक करती रहती हूँ। मैं मतलब 1 वीक के टाइम में ईमेल चेक कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी रीएलोकेशन का मुद्दा क्या है, थोड़ा संवेदनशील रहकर ये समझने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसके भी दो पक्ष हैं। दोनों पक्ष मैं डिस्कस करूंगी, दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगी और एक अपील करेंगे हम सरकार से। ज्योति जी जी क्या हुआ? 18,218 पोस्ट के लिए ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एग्जाम दिया। बेरोजगारी का आलम यह था कि इसमें बहुत उच्च शिक्षित जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स थे, पीएचडी करे हुए भी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं ही, पीएचडी मल्टीपल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हैं जिन्होंने, सीटेट एचटेट सब कुछ, मतलब उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और वे चयनित हुए। तो ये जींद उपचुनाव से पहले इसका रिजल्ट आया और बिल्कुल ही बहुत जल्दबाजी में ज्वाइनिंग करवा दी गई, क्योंकि वो थोड़ा रहता है इलेक्शन से पहले। आवाज़ आ रही है? सुमित शर्मा जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। मंगल सिंह जी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सर जूनियर सिस्टम इंजीनियर सर, आप लोग तो खुद ही अपना कर रहे हैं, तो जी रफीक खान मैं बोलूंगी, आप मुझे आवाज़ का बताइए। राहुल जी जेबीटी की भर्तियां तो निकलवा के ही छोड़ेंगे हम लोग, पूरा संघर्ष करेंगे इस चीज़ के लिए। साउंड ओके, थैंक्स वेरी मच। अंकुर रोहिला जी, आई एम स्टार्टिंग अगेन। कि
ज्वाइनिंग आनन फानन में करवा दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स प्रेफरेंसेस में अभ्यर्थियों ने भर रखे थे वो डिपार्टमेंट्स नहीं मिले। जहां घर के पास या एक अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में या एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर मिल सकता था स्टेशन, वहां 150, 200 किलोमीटर स्टेशन मिल गए। तो वो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा तंग हो गए, लेकिन सरकार ने उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्हें डिपार्टमेंट बदलने का चांस दिया गया, विच वॉज वेरी अप्रिशिएबल। इसमें हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब आई दूसरी लिस्ट, 4500 प्लस ग्रुप डी में लगे वेटिंग कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूं। 4500 प्लस लगे अभ्यर्थी, जिसका परिणाम दिया गया है जून 2020 में। अब इन अभ्यर्थियों के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम। तीसरी वेटिंग लिस्ट अभी बचती है 1500 कुछ कैंडिडेट्स की। तो इनमें क्या हुआ कि बहुत हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं जैसे पहली लिस्ट में थे, और उन बच्चों को बड़े ही मतलब बिना सोचे समझे मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट्स एलोकेट कर दिए गए। सीवरमैन, कुक, बार्बर, धोबी, मोची, पियन और बेलदार के पद खाली होने के बावजूद भी, ये है मेन पॉइंट कि पियन के पद खाली हैं, बेलदार के पद खाली हैं। जो पद इन्होंने भरे, जिसके लिए इन्होंने प्रेफरेंसेस भरी, उसके लिए कंसीडर ही नहीं किए गए। जो इन्होंने प्रेफरेंसेस नहीं भरी गई उसके लिए कंसीडर हो गए। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मैडम जी ग्रुप डी है, इसमें ये साफ लिख रखा है कि सीवरमैन भी लग सकते हो आप, साफ लिख रखा है कि धोबी भी लग सकते हो, बार्बर भी लग सकते हो, कुक लग सकते हो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, सच में लग सकते हैं। सबको पता है ग्रुप डी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं और ये पद हैं तो ये भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा पक्ष क्या है कि हमारे ज्यादा मार्क्स हैं, जो तीसरी लिस्ट आनी है 1500 की, उससे तो ज्यादा नंबर है ना फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों की, पहली बात। दूसरी बात कि ये प्रेफरेंसेस इन्होंने मांगी ही नहीं। ठीक है, यदि ये लास्ट लिस्ट में होते, मिनिमम मार्क्स होते और केवल यही पोस्ट बच रही होती, इन्हें मिल जाती, तो इनकी उस पे बुद्धि और विवेक पे आ जाता कि इन्होंने ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, इनके घर के आर्थिक हालात कैसे हैं, ये खुद अपना सोच के उसको ज्वाइन करते नहीं करते तो मैं मानती हूं। लेकिन इनके अंक ज्यादा हैं जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आनी है उनसे। दूसरी चीज, इनके पद खाली हैं। मैं सवालों के जवाब दूंगी। इनके पद खाली हैं पियन बेलदार के, वो होने के बावजूद क्यों ऐसे पद दिए गए। तीसरी चीज, महिलाओं के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, क्योंकि महिलाओं को दिए गए बार्बर का, वॉशरमैन, धोबी, मोची जैसे पद। बार्बर आपने, और एक और यहाँ पर दिक्कत ये है कि महिलाओं को थोड़े पुरुष महकमों वाले पद दे दिए गए कि जहाँ पुरुष बहुसंख्यक हैं, मतलब ज्यादा संख्या में पुरुष हैं और महिलाएं बहुत कम संख्या में हैं। अब बार्बर जैसा पद मिला है, महिला वहां जाती हैं, 200 किलोमीटर घर से दूर उनको स्टेशन मिला हुआ है, वो वहां जाती हैं और वहां उनको ट्रेनिंग कुछ नहीं मिल रही, क्योंकि ट्रेनिंग वहां पे ट्रेनिंग का वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वहां पुरुष सैलून है, महिला सैलून है ही नहीं, तो वो क्या करेंगी वहां पर जाकर, कैसे कर सकती हैं वो काम। और यहाँ सिर्फ महिला के साथ दिक्कत नहीं है कि चारों तरफ चलो पुरुष हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर भी जाके वहां बार्बर का काम शायद कर लें, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तीसरी चीज जो वहां प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जिस डिपार्टमेंट में वो गई हुई है वहां अधिकारी और जो इंचार्ज है वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या काम दिया जाए इन्हें। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे इनकी तैयारी करवाई जाए, कैसे वो बाल काटेंगी वहां पे। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बोलूं तो आप हैरान रह जाएंगे। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BSc MSc मैथ्स, B.Ed, C.Tet बोथ पेपर क्वालिफाइड, H.Tet, TGT क्वालिफाइड, DP लैड। एक है MA पोल साइंस साइकोलॉजी, MA करा है पोल साइंस साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन, B.Ed NTT ITI B लैब वेटर लगी हैं, ये लड़की हैं। BSc नॉन मेडिकल, B.Ed C.Tet H.Tet ये बार्बर लगी हैं।
पीजी इंग्लिश हैं, पीजी सोशियोलॉजी हैं, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की हुई है, 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड है, 1 टाइम गेट क्वालिफाइड है, वो लड़का कुक है, एमएससी बीएड एस्टेट सीटेट है, वो सीवरमैन है, मतलब बीएड जेबीटी एस्टेट सीटेट हैं, वो बार्बर हैं। बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बस घर के हालात ऐसे हैं, आर्थिक हालात ऐसे हैं, मजबूरी में आकर जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन जॉब डिपार्टमेंट्स की, अब यहाँ पे तर्क बहुत से लोग ये दे सकते हैं कि भाई वही मैंने पहले बोला था कि तुम्हें पता था ग्रुप डी में ये हैं, तो तर्क देने तो आसान है। इनके प्लेस पे आप रहकर देखिए, आपको पता चलेगा कि जब इन्हें पता है कि पीएन और बेलदार के पद खाली हैं, जब इन्हें पता है कि 1500 बच्चों की जो लिस्ट आ रही है उनसे तो ज्यादा इनके नंबर हैं, तो ये क्यों नहीं एक अपील कर सकते अपनी बेहतरी के लिए सरकार को? इनको ये हक मिलता है ना अपील करने का। तो जब ये अपील करने जाते हैं तो हम ही में से कुछ लोग क्यों इन्हें ताने मारते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं? क्या ये हमें शोभा देता है? ये क्यों ऐसी अपील करना चाहते हैं? अब एक महिला की मैं बात बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि दीदी, शी इज एमए इंग्लिश, आई वॉज टॉकिंग टू हर, आई वॉज अमेज्ड कि मैंने जस्ट एक लाइन इंग्लिश में बोल दी। मेरी आदत है, मैं मोस्टली इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो लड़की महिला, वो बार्बर के पद पे हैं, एमए इंग्लिश हैं, उन्होंने थ्रू आउट मुझसे इंग्लिश में ही बात की। I was so amazed and internally I was so sad। मैं दुखी हो गई कि इतना अच्छा ये महिला बोल रही है, इतना बढ़िया ये महिला बोल रही है, महिला बार्बर के पद पे हैं। तो हमारा जो स्किल सेट, जो हमारा एजुकेशन है, उसको जो हमारे योग्य बच्चे हैं उन्हें योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात जो प्रदीप जी ने बोली, नौकरियां भी ऐसी मिल रही हैं और मिल भी घर से 100, 150, 200, 300 किलोमीटर दूर। जो बच्चा महेंद्रगढ़ में रहता है उसे कहाँ मिल रही है जाके पंचकुला वगैरह, जो बच्चा पलवल रहता है उसे कहाँ मिल रही है, सिरसा वगैरह, ऐसे मिल रही हैं जॉब्स। बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा। इसमें 2 पहलू और जो सरकार को मैं विनती करना चाहूँगी होने चाहिए, वो ये है कि जो ऐसे पद हैं, सीवरमैन हो गया, कुक हो गया, बार्बर हो गया, मोची हो गया, इसमें एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है। तो उस स्किल सेट के बच्चों का एग्जाम होना चाहिए। क्यों ना एक नया कैडर बना दिया जाए ग्रुप डी के नीचे, जिसमें केवल 10वीं 12वीं तक ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रखें, वही बच्चे एग्जाम दे सकें, उसी स्किल्स और पर्टिकुलर स्किल सेट के बच्चे एग्जाम दे सकें। पहली बात। दूसरी बात, अब जो सोचनीय बात है कि बार्बर है कोई, अब उसने बाल काटे, ग्रुप डी में है वो, उसकी किस पद पर आप प्रमोशन करेंगे जब भी नेक्स्ट प्रमोशन होगी? बार्बरी से उसने क्या गेन किया, किस पद पे उसकी आगे प्रमोशन हो जाएगी? तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, राइट। सतपाल सिंह जी, मैंने बोल दिया है 300 किलोमीटर दूर, ये पॉइंट मैंने रख दिया है। मुकेश तनेजा जी, मैडम डिपार्टमेंट तो पहले ही अच्छे मिले थे, हम होम जिला या आसपास क्यों नहीं मिला? डिपार्टमेंट बदलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ जींद इलेक्शन के कारण जींद के बच्चे। ऐसा है मुकेश जी, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। डिपार्टमेंट चेंज का भी है, घर से दूर का भी है। थोड़ी सी तनख्वाह है, घर से दूर रह रहे हैं, आधी तनख्वाह तो रहने में ही खर्च होगी, घर से दूर रहने में ही खर्च होगी आधी तनख्वाह। तो उसके बाद आप क्या बचाओगे उसमें से, क्या करोगे? अपना ही आपका खर्चा बड़ी मुश्किल बचता है। खैर, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभ्यर्थी खुद भी अपनी बात आके नहीं बोल सकते, क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट से ये लोग गुहार लगा सकते हैं और वो लगा रहे हैं लगातार। ये चिट्ठी पत्री लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को ये लिख रहे हैं, सीएम को ये लिख रहे हैं, डीसीएम साहब, उप मुख्यमंत्री जी को ये लिख रहे हैं, सीएस मैडम को ये लिख रहे हैं, राजेश खुल्लर जी को ये लिख रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? सोच के देखिए कि महिला है पुरुषों के महकमे में, वहाँ असहज है, महिला भी असहज है, और जिस महकमे में है वहां पुरुष भी असहज हैं। वो मना भी नहीं कर सकते। वो लड़की लेके गई होगी कि सर मेरी नौकरी लगी है, मुझे यहाँ का ये मिला है, तो वो लेने से उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें ले भी लेंगे। ठीक है, आप यहाँ जॉब करेंगे, क्या जॉब करवाएंगे? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं महिला के लिए,
क्या करेंगी? वो सारा दिन वहां बैठी रहेंगी या क्या करेंगी? उनको उनका काम, जिस काम के लिए वो गई हैं, वो काम ना देकर फिर दाएं बाएं के काम उनसे करवाए जाएंगे, जो करने में उन्हें भी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि उनका वो काम नहीं, उनको एक पर्टिकुलर काम दिया गया है जिसका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इतनी असहजता महिलाओं के साथ खासकर हो रहा है, और मेरी बहुत हाथ जोड़कर अपील है ये हरियाणा सरकार से कि इस मसले की गंभीरता को समझें। इसमें यदि आप बच्चों से उनकी प्रेफरेंसेस भरवाते हैं तो कृपया करके उस प्रेफरेंस लिस्ट को देख लिया जाए उनको डिपार्टमेंट एलोकेट करने से पहले। बिल्कुल भी एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है, एकदम से बस कोई बड़े इलेक्शन से पहले कोई बड़ी भर्ती निकालनी है, फटाफट वो लगाने हैं, बस उस हिसाब से काम चल रहा है। करियर के साथ खेलना हो रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ही नहीं ली है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेने के बाद कुछ दिन काम करने के बाद छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि बस का नहीं रहा ये काम करना। खैर, मैम ग्रुप डी का एक ही कैडर कह रहे थे, वो भी लागू नहीं हुआ। जगदीश जांगड़ा जी, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बार बार के लिए मैं नौकरी मैं भरूँ, मान लो ग्रुप डी का, मुझे तो नहीं आता है कुछ भी ऐसा, तो मेरे जैसी वो लड़कियां होंगी जिन्होंने एग्जाम दिया, जो लगी हैं, क्या काटेंगी बल, क्या करेंगी? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही है ये चीज़, ऐसा क्यों है। विनोद गौतम दीदी, आप बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। स्टोर कीपर ज्वाइनिंग का भी मुझे स्टोर कीपर का मुद्दा नहीं पता है सर। दीपक चौहान, डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन दिला दो सर। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी, मैं चिट्ठी पत्री भी लिखूंगी अपनी तरफ से। मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि आप लगातार लिखते रहिए, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। टीजीटी इंग्लिश वाले का रिजल्ट अब ये तो सर HSSC बता सकती है, आपको देखना पड़ेगा, HSSC से पूछना पड़ेगा। मोहित शर्मा, दीदी डीजी पुलिस वालों के साथ तो टॉर्चर हो। सर, यदि टॉर्चर हो रहा है आप लोगों का तो आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को शिकायत करनी पड़ेगी, हरियाणा सरकार को शिकायत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी मैडम, इन सबको। क्या है, डिपार्टमेंट और ना पोस्ट ये भर रखी थी फिर भी ये मिली मैम। स्टार्टिंग में तो हमसे ऑफिशियल काम करवाया, अब हमसे मोटर पड़वाने की बात की जा। ओ माय गॉड, मैं वही कह रही थी, इसको मैंने दूसरे शब्दों में कहा कि जब पर्टिकुलर सेट स्किल्स के बच्चों को उस काम के लिए नहीं लिया जाएगा तो आपको ऑफिस में खाली भी नहीं बिठाया जाएगा। तब क्या करेंगे कि आपको इधर उधर के काम दिए जाएंगे, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आपको जिस काम के लिए लिया गया है आपको कायदे से वही काम करना चाहिए। मैं इसी के लिए ये चीज़ बोल रही थी। मैम जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। राजीव पाटिल जी, थैंक यू वेरी मच सर। वुमेन एम्पावरमेंट आर ओनली इन डॉक्यूमेंट। सुनील कुमार, ये बहुत बड़ा मुद्दा, किसी और दिन बात करेंगे सर, मेरे इसके ऊपर विचार बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट अबाउट क्लर्क रिजल्ट, आ जाएगा सर? क्लर्क रिजल्ट के लिए डीवीज तो आ ही रहे हैं बार बार। हाँ, एक तो मैंने डीवी के लिए पोस्ट डाल दी, लोगों ने इतना मुझे बोला कि क्लर्क का रिजल्ट आया नहीं है, और मैडम को देखो क्लर्क का रिजल्ट निकलवाए बैठी है। भाई, क्लर्क रिजल्ट के आगे मैंने डीवी भी लिख रखा है, उसे पढ़ लिया करो तो जवाब ना देना पड़े, है ना। डीजी पुलिस में तो कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। जो जो आपकी ये हैं शिकायतें हैं, वो शिकायतें लिखित में डिपार्टमेंट को भी दो, सरकार को भी दो, सबको दो। ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। मैं आपका थोड़ा सा माध्यम बनी हूँ कि इस चीज़ को मैं बाहर ला सकूँ। यदि इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझे बताइएगा। आदरणीय श्वेता जी, आप ये बता सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट 6 PGT जियोग्राफी SBC का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कब आ सकता है या नहीं आएगा? सर देखिए, SBC के रिजल्ट जितने थे, ये बात सच है कि नहीं आए हैं। जनरल कैटेगरी में आने थे ये रिजल्ट, क्योंकि ऐसा रूल आ गया था, SBC को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। पर ये क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे या नहीं, इन सब सवालों के जवाब केवल और केवल सरकार दे सकती है। कंसर्न्ड महकमा, HSSC, ये सब दे सकते हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं नहीं दे सकती हूँ इस चीज़ के जवाब। आने चाहिए ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन कब आएंगे और क्यों नहीं आ रहे हैं इसका असल जवाब वो देंगे।
मैम आपको स्पोर्ट्स का मैटर तो पता ही होगा। रजत सैनी जी, मुझे स्पोर्ट्स का मैटर बहुत अच्छे से पता है और ये उठाया भी था। ओएसपी ईएसपी वाला मैटर है, इसमें भी ना दो पक्ष बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक पक्ष दूसरे के अगेंस्ट क्यों हो गया। आप लोग हो मत दूसरों के अगेंस्ट, आप लोग अगेंस्ट हो दोनों मिलके फर्जियों के, जो फर्जी हैं। आप ओएसपी ओल्ड ग्रेडेशन वाले, ईएसपी न्यू ग्रेडेशन वाले। ईएसपी तो हैं ही नेशनल लेवल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेल के हैं। ओएसपी ये कह रहे हैं कि हमने कई साल पहले खेला था, अब हम ओवर एज हो गया, अब हम नया खेल के कौन सा नया सर्टिफिकेट लेके आए। तो दोनों की बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पे, इन दोनों को गलत नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी। नेशनल प्लेयर कहता है, ईएसपी कहता है कि मैं नेशनल प्लेयर हूं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को बिठा दिया है और डिस्ट्रिक्ट प्लेयर वाला मेरी जगह नौकरी ले गया, नेशनल वाला मैं हूं, मैं नहीं ले पाया। बात उसकी भी गलत नहीं है। यहाँ ये इसकी यही बात है पुराने वाले की कि जी ग्रेडेशन मैंने उस समय लिया पुरानी पॉलिसी के हिसाब से, तो मेरा ग्रेडेशन क्यों नहीं मान्य अब नई पॉलिसी आ गई। तो ऐसा थोड़े ना होता है। बात इनकी भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 500, 600, 1000 बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरियां कर रही हैं, उनके बारे में तो बोलो। वो आप लोगों की नौकरियां लेके बैठे हैं, लगे ईएसपी लगे, ओएसपी लगे स्पोर्ट्स पर्सन। मैं तो ये चाहती हूँ स्पोर्ट्स पर्सन लगने चाहिए, लेकिन लग कौन रहा है। एनीवेज मैम, ग्रुप डी वेटिंग में हमें ऊपर चला गया वो। ग्रुप डी ज्वाइन करने से पुलिस में बहुत कैंडिडेट रह गए सिर्फ 5 नंबरों की वजह से। सर ऐसा है, अब सोशियो इकोनॉमिक का आपको पता चलेगा कि क्यों है ये गलत पॉलिसी। आप ग्रुप डी में आपने जॉब कर ली, आपके 5 नंबर चले गए, अब आपको आगे करना होगा, तब आपको दर्द समझ में आएगा कि अब मेरे ज्यादा नंबर थे और मैं पॉइंट से रह गया इस चीज में। तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा गलत है। जब तक पारदर्शिता से सबके नंबर नहीं दिखाए जाते तब तक और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि झूठे भी बहुत सारे लग रहे हैं और जिनके लगने चाहिए तो वो रह रहे हैं। प्लीज हेल्प अस। सतपाल सिंह जी दोबारा लिखिए। सभी डिपार्टमेंट में कुछ परसेंटेज ग्रुप सी की जॉब, ग्रुप डी चला गया। स्पोर्ट्स कोटा 1993 पॉलिसी लागू करवाओ, जिससे मैं कौन होती हूँ लागू करवाने वाली। सर मैडम एनीवेयर डाल रहे हैं, जबकि 5 डिस्ट्रिक्ट भरवाए थे, वहां उस 5 डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ा गलत है ना। 5 डिस्ट्रिक्ट भरवाए थे तो 5 डिस्ट्रिक्ट में तो कोई तो डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलती है। तो इसी के खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं हम लोग कि आपको 5 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिल रही है, आपको आपकी प्रेफरेंस के अनुसार जॉब भी नहीं मिल रही है और आपके ज्यादा नंबर भी हैं और वो जॉब्स खाली भी हैं। कमाल की बात यह है, तब नहीं मिल रही है। आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ, आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ, सही हुआ, ये इंक्वायरी होने के बाद ही होना चाहिए था। इंक्वायरी के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, मैंने बहुत उठाई है। अब उस आवाज के लिए क्या बोले, अब ये तो सरकार को खुद से करना चाहिए था। जहां इतनी एनोमलीज दिखती हैं वहां होनी चाहिए इंक्वायरी, लेकिन भर्तियां रद्द नहीं होनी चाहिए। 5 नंबरों का कुछ कीजिए मैम ग्रुप डी वालों के लिए। क्या करें सर 5 नंबरों का? ग्रुप डी वालों को जिनको 5 नंबर मिल गए वो आगे दोबारा 5 नंबर ले सकें, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उन लोगों का अब दर्द महसूस करिए जिनके फादर 5 नंबर, जिनके फादर कभी ग्रुप डी में थे और जिनका भाई कभी ग्रुप डी में लग गया लेकिन उसके भाई को 5 नंबर नहीं मिले क्योंकि उसका भाई लगा हुआ है या उसके पापा ने कभी 1-2 साल जॉब करी थी। ये पॉलिसी बहुत गलत है। इस पॉलिसी में केवल और केवल फादरलेस, अनाथ और विधवा को मिलने चाहिए नंबर, वो भी 1 या 2 नंबर, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलने चाहिए, वो भी पारदर्शिता से दिखा के। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये नंबर कितना ज्यादा आप सब लोगों को पीछे खींच रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र कुमार जी। ग्रुप डी वेटिंग डिपार्टमेंट चेंज के लिए आप बार बार लिखें, डिपार्टमेंट चेंज के लिए अब मैं भी एक लेटर लिखती हूँ और हो सकेगा तो मैं उस लेटर को यहाँ पोस्ट भी कर दूंगी। मैं आपको कहूंगी कि आप बार बार उसी लेटर को ईमेल के थ्रू भेजिएगा सबको, और आप खुद भी लिखते रहिए भाई लगातार। यही एक हमारे पास माध्यम है, हम केवल सभ्य तरीके से अपनी बात सरकार को कह सकते हैं और उसी तरीके से मनवा सकते हैं। मुकेश तनेजा जी, मैंने आपकी बात रख दी है। ये प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते भी हैं सर बहुत बार।
आपको नहीं लगता हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के कारण 10th-12th के कैंडिडेट्स का नुकसान? बिल्कुल, मैं तभी तो कहा अशोक प्रजापति जी कि एक दूसरा कैडर होना चाहिए। बिल्कुल, आई एम सॉरी, किसी का कॉल आ गया था बीच में, तभी मैं कह रही थी कि एक दूसरा कैडर होना चाहिए, एक बिल्कुल जो स्पेसिफिक स्किल सेट वाले लोगों के लिए हो, अलग से नीचे। मैडम जी, वजन 7 किलो तक उठाना होता है और वो हमसे 40 किलो के बोरे उठवा रहे हैं, ये कहाँ पर हो रहा है बिंदर बेरवाल जी? ये तो आप मतलब सीरियसली, मैं ऐसी चीजें पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। जो काम आपको मिला आपको वही उतना ही करना चाहिए। मैम, EWS में एज रिलैक्सेशन, संदीप सिवाज जी, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है ये, और एक समय हमें लगा भी था कि ये होने वाला है, क्योंकि जितनी बार भी इसे उठाते हैं, जितने लोगों के पास भी ये अभ्यर्थी जाते हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, दीदी बस एक सिग्नेचर रह रहे हैं, एक ही फाइल है वो अटकी हुई है और वो होने वाली है। मुख्यमंत्री साहब तक आप लोग पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री साहब तक को आपने ये सब चीज़ें बताती थी और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। और मैं उस दिन इनफैक्ट चंडीगढ़ में ही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो सुन के। मैं तुरंत लाइव भी आई थी उस चीज़ को लेकर, मुझे लगा कि अब EWS वाले भाइयों का काम बनने वाला है, पर वो फिर अटक गया। तो बड़ा छोटा सा मुद्दा है, क्यों अटके जा रहा है समझ नहीं आ रहा। इसके लिए दोबारा आपको मुझे लगता है एक और बार बढ़िया सी मुहिम चलानी पड़ेगी और ये तो करवाना पड़ेगा। तो बहुत मतलब फिर पुलिस वाले, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। खैर, डी ग्रुप में वर्दी पहनना क्यों जरूरी है मैडम जी? कौन सी वर्दी, कौन से उसमें वो है? और पहननी पड़ती है, यदि उनके रूल्स में तो आपको पहननी पड़ेगी सर। बिजली कर्मचारी कच्चे पक्के हूँ आज, संदीप राज, मतलब सर मुझे समझ नहीं आया ये। जेबीटी वालों की भी नहीं सुन रही। राहुल कदमा जी, आप जानते ही हैं कि जेबीटी का मुद्दा तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो सबकी इस बार जुलाई में ख़त्म हो गई। एस्टेट तकरीबन 40-45 हज़ार अभ्यर्थियों की आपने मुझे बताया था, जो बहुत गंभीर मुद्दा। बिना एग्ज़ाम दिए किसी का एस्टेट इनवैलिड हो जाना बड़ा दुख का कारण है ये। जबकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ रेगुलर भर्तियाँ होनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी का स्टैंड भी ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ हम नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें अपने हर स्कूल में शिक्षक चाहिए, उचित शिक्षा होनी चाहिए, सब कुछ। दूसरी चीज़ वो कह देते हैं कि वो सरप्लस हैं। अब वो उनके बयान बिल्कुल डिफरेंट है उन बयानों से जो हाई कोर्ट में दिए गए हैं सरकार द्वारा, या आरटीआई में दे रही है सरकार, या हाई कोर्ट उनके ऊपर फाइन लगा रही है तब वो दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों, तीनों के तीनों बयान आपस में नहीं मिलते हैं। बस ये बयानबाजियां चल रही हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। प्रदीप मुन्ना जी सर मैं तो बेरोजगार हूँ फिलहाल, HSSC की चेयरमैन, तो बस वो लगने के लिए तो अलग ही पैरामीटर्स होते हैं। वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दिनेश दलाल से PTI 1983, PTIs के साथ सर मैं हर पल हूँ और PTIs वाले मुद्दे के लिए मैं गंभीर भी हूँ। और यहाँ अच्छा हो आपने PTI का नाम ले लिया। यहाँ मैं कहना चाहूँगी सबको कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिन्होंने, जो याचिकाकर्ता हैं मेन संजीव कुमार एंड टीम, संजीव कुमार के साथ 7 लोग और हैं, 8 लोगों की मैं बात कर रही हूँ। बाकी 60 लोगों में से किसी किसी के साथ मेरा संपर्क है, सबके साथ नहीं है। 68 हैं शायद पिटिशनर्स, पहले कॉन्फ्यूजन हो रहा था 8 हैं या जो भी हैं। खैर, तो उनमें से कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है। जो बार बार टीवी में आकर बोला जा रहा है कि अयोग्य लग गए, अब योग्य वालों को मौका मिला है, अब योग्य बहुत खुश हैं और वो एग्ज़ाम देंगे और अपनी जगह पालेंगे, सब कुछ जवाहर यादव जी द्वारा भी औरों द्वारा भी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि वो बिल्कुल बहिष्कार करने वाले हैं एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, जैसे PTI नहीं देना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि ये पहला फैसला है ऐसा जिसमें दोनों पक्षों में से किसी को भी न्याय नहीं मिला है। लेकिन यहाँ सब वो लोग बोल देंगे जो मतलब 10 साल पहले
कभी पिटिशनर्स के साथ खड़े नहीं हुए, उनका कहीं साथ नहीं दिया, आर्थिक तौर पे छोड़िए मानसिक तौर पे भी, या उन्हें कभी बूस्ट किया हो, या उन्हें कभी क्या कहते हैं उनके साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हों, उन कभी नहीं खड़े हुए। लेकिन अब वो न्याय की परिभाषा देते हैं, मुझे मॉरल साइंस के लेक्चर्स पढ़ाते हैं, मैं 2-4 पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बोलती नहीं हूँ, छोड़ो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पक्ष मैं क्लियर कर देती हूँ। संजीव कुमार को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, संजीव कुमार से मैं एक बार मिल भी चुकी हूँ और बहुत बार हमारी फ़ोन पे वार्तालाप हो चुकी है, मेरी उनकी लिस्ट के कई लोगों से वार्तालाप हो चुकी है, बात हो चुकी है। वो भी अपने स्टैंड पर अड़िग हैं कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पीटीआईज हटें। ठीक, ये भी थोड़ी सी भ्रांति फैलाई जा रही है आपस में। तो कौन देगा फिर एग्ज़ाम? पीटीआई नहीं दे रहे हैं, मेन याचिकाकर्ता नहीं दे रहा है, दोनों पक्षों में से किसी को न्याय नहीं मिला है, दोनों ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो जिनके लिए एग्जाम हो रहा था वही एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो किसके लिए हो रहा है एग्जाम? यदि सरकार संवेदनशील है तो सरकार और कुछ नहीं तो पेपर की डेट क्यों नहीं आगे बढ़ा रही? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सब लोग मुझे बोलते हैं कि श्वेता तो इन्हें पढ़ने देना है, क्या तनी पढ़न देन दी, ऐसी सब चीज़ें। तो मैं किसी को पढ़ने से रोक नहीं रही हूँ, मैंने किसी को नहीं रोका है कि रुक जाओ भाई तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा और तुम मत पढ़ो, ऐसा कुछ भी मैंने अभी किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा। मुझसे जितनी जो हेल्प हो पा रही है मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कुछ लोग ही समझ पाएंगे। लेकिन मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट्स इट। एसडीओ की न्यू वैकेंसी आएंगी क्या? आनी चाहिए, बाकी पता नहीं सर। MPHW ऊपर चला गया। ग्रुप डी जेबीटी भर्ती की फिर बात कर, जेबीटी भर्ती की सर मैंने अभी करी है। जेबीटी भर्ती वाला मुद्दा कॉन्टिन्यूसली उठा रहेगा। जेबीटी भर्ती के लिए अगर सरकार नहीं गंभीर होती है और ऐसी बयानबाजियां चलती रही बारी बारी, कभी कुछ बोला जा रहा है कभी कुछ बोला जा रहा है, तो जेबीटी के अभ्यर्थी अब किसी आश्वासन में आने वाले नहीं हैं और वो बड़ौदा उपचुनाव के लिए कूच करने वाले हैं। और मैं यहाँ सबको बता भी देती हूँ कि मेरा समर्थन उनके साथ है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। मैम आप इतना पढ़ लिख के खाना बनाए, हमारे ग्रुप डी का फॉर्म ऊपर चला गया। सर ये तो है, यही हमने बात की है कि इतने क्वालिफाइड होने के बाद लेकिन आप ग्रुप डी का भर रहे हैं, तो सारा डिटेल में हमारा डिस्कस हो गया है। मेन इसमें पॉइंट यही आता है कि 1500 लोगों की नेक्स्ट लिस्ट है, उनसे तो आपके ज़्यादा नंबर हैं। दूसरी चीज़, PN बेलदार जैसे पद खाली हैं, खाली पद होने के बावजूद, ज़्यादा नंबर होने के बावजूद। तीसरी चीज़, प्रेफरेंसेस में ना मांगने के बावजूद आपको ये मिला है, तो इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने, इनएफिशिएंसी से रैंडमली डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिए गए बिना कुछ देखे। तो ये जो रैंडम तरीके से काम होता है गलत है बिल्कुल, इसका मैं पूर्णतः विरोध करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इसके लिए बार बार लिखिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, तुम मत छोड़ो नौकरियाँ, तुम ग्रुप डी की छोड़ छोड़ के मत निकलो, थोड़ा पेशेंस रखो यदि पेशेंस रख सकते हो तो, और अपनी पूरी कोशिश कर लो। एक बार खड़े हो जाओ ना चंडीगढ़ जाके, यहाँ पे थोड़ी 2-4 दिन की छुट्टी लेके बारी बारी बांध लो कि 4 बंदे इस डेट को जाएंगे, 4 बंदे अगले तारीख को जाएंगे, 4 बंदे अगली तारीख को जाएंगे। वहां खड़े रहो, वहां अपनी अपील कंटिन्यू रखो, एक दिन की सब छुट्टी ले लो, 4-4 दिन 4-4 लोगों के ग्रुप बांट लो और खड़े हो जाओ वहां पे जाके, तरीके से मांगो। सारे इकट्ठे एक दिन मत पहुंचो, लेके चिट्ठी वहां पे खड़े रहो कि हमें ये मुसीबत है, ये प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमसे एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। बोलो ये सब चीजें। मेरी ईमेल आईडी है अमित मुदगल जी shwetasinghul@gmail.com, सब स्मॉल में है। हाँ, इसके साथ मैं एक और अपील आप लोगों को करना चाहूँगी कि मैसेंजर में देखने रही हूँ, ईमेल आप मुझे सेंड करें तो मैं मेनली रिक्रूटमेंट के इश्यूज उठाती हूँ और मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, मतलब लीगल सलाह दे सकती हूँ या सोशल इश्यूज पे मैं बोल सकती हूँ जब मेरा दिल करे ऐसे टाइप। लेकिन जिसके घरेलू मसले हैं ना, घरेलू मामले हैं जिसके,
या आपकी कोई क्रिमिनल मैटर है, प्लीज़ वो क्रिमिनल मैटर मेरे पास मत भेजिए, मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप अपना पुलिस के पास जाइए या किसी के पास जाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जो जिसके घरेलू मसले हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको अपने घरेलू मसले खुद सुलझाने हैं, आपको उसका खुद समाधान लेकर आना है। तो ये जो भी लोग मुझे लिख रहे हैं उन सबको मैंने एक ही बारी में बोल दिया। बस आप लोग बड़ी मार्मिक सी अपील कर देते हैं और अपना नंबर छोड़ देते हैं। बहुत बार तो मैं उन पे कॉल नहीं करती हूँ, लेकिन मार्मिक से अपील करके आपने नंबर छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया, लेकिन मुद्दा क्या है वो नहीं लिखा आपने। तो मैं क्या समझूंगी कि कोई रिक्रूटमेंट इशू होगा। हालांकि मैं कभी कॉल नहीं करती हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसे अनस्पेसिफाइड मेरे पास मैसेजेस मत छोड़िए, वो भी गलत है। और घरेलू मसले मैं किसी के सुलझा नहीं सकती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, वो भी मेरे को मत लिखिए आप बिल्कुल भी। हिमांशु भारद्वाज, मैम इतना पढ़ लिख के खाना बनाए और 15 प्रेफरेंस में से कोई पोस्ट क्यों नहीं दी गई? यही सवाल तो आपको करना है और तरीके से करना है। क्या कह रही हूँ, 4-4 लोग अपना, मैं ना अब ये इस लाइव सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इकट्ठे हो जाओ। आप लोग कोई सा भी यहाँ पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, ताकि जो लोग भी आप जैसे हैं और पीड़ित हैं इस चीज से, वो आप लोगों के साथ जुड़ सकें, ठीक है ना। और जुड़ के आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें 4-4 लोगों की ड्यूटी लगा दो कि 4 लोग तुम मंडे को जा रहे हो, 4 ट्यूसडे को, 4 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 4 फ्राइडे को, फिर अगेन मंडे को, ऐसे। और ईमेल आप लगातार लिखेंगे डेली। एक ईमेल लिखने के बाद अगले दिन रिमाइंडर 1, उसके अगले दिन रिमाइंडर 2, उसके अगले दिन रिमाइंडर 3, साथ में आप डेली चिट्ठी लिखेंगे, स्पीड पोस्ट कराते रहें उसे, साथ में अपने डिपार्टमेंट में आप करते रहें कोशिश, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा क्वेरीज रही नहीं। मैम पीजीटी संस्कृत 2015 वाली का भी कुछ देखिए प्लीज़। ज्योति शिमार जी, मैम पीजीटी संस्कृत वाला तो मुद्दा ना, बिल्कुल मैं कह रही हूँ इसको तो राष्ट्रीय मुद्दा घोषित, प्रदेश का मुद्दा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल रिजल्ट निकालने के बाद ज्वाइनिंग ना मिलना, फिर उसके अंदर बीच में एडवर्टीजमेंट में कुछ चेंज हुआ, वो एडवर्टीजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की कोशिश, फिर उसके बाद बदलते बयान, सब कुछ। तो उसको तो मेरे ख्याल जल्दी से जल्दी कोर्ट में निपटारा करके फटाफट ज्वाइनिंग उसमें मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ इस चीज़ में। गुरप्रीत राठी जी, ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा की बात हो चुकी है, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। सैंडी इंसा जी, मैंने इसकी पीटीआई की बात की है। हिमांशु भारद्वाज जी, हो चुका है, मेरे ख्याल से सबकी क्वेरीज हो चुकी हैं। अगेन आई एम सेइंग, मैं मैसेंजर चेक नहीं कर रही हूँ, मैसेंजर पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप बुरा मानते हो कि मैडम मैंने इतने दिन पहले आपको लिख रखा, आपने देखा नहीं, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी, बिजी सा शेड्यूल चल रहा है। बिल्कुल होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का क्यों नहीं चांस? पंकज यादव जी, आप कोशिश कीजिए ना, आप लिखिए, हम सबको यही तो काम करना है, लिखना है। बस मैं एक माध्यम बनी हूँ, आपका मुद्दा मैंने वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है और मैं अपनी तरफ से भी चिट्ठी लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।